Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with treatment of goodwill. Last class, we have understood the various methods to find out the value of goodwill. Valuation of goodwill के अपने कितने मेथड सीखे थे? चार मेथड सीखे थे. And what were they? Average profit method, super profit method, capitalization method, and annuity method. ठीक है? So ये चार मेथड we had discussed फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ठीक है, आज अपने एक एक करके इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करेंगे और एक टॉपिक कवर करेंगे विच इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मींस द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, सो स्टार्टिंग टुडेज क्लास विथ इलस्ट्रेशन 1 फर्स्ट. ठीक है, पेशेंटली फॉलो करो एंड पार्टिसिपेट करो. ठीक है, ली एंड लॉसन are in equal partnership means the profit sharing ratio is 1:1. ठीक है, they agreed to take Hicks as 1/4 partner. So Hicks is a new partner and he is admitted for 1/4 share in the profits. ठीक है, तो कितने पार्टनर्स हो जाएंगे बिजनेस में? अब तीन पार्टनर्स हो जाएंगे, ली, लॉसन एंड हिक्स. For this, it was decided to find out the value of goodwill. यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अपने कौन से सिचुएशन में कर रहे हैं? एट द टाइम ऑफ एडमिशन. ठीक है, किसका एडमिशन हो रहा है? हिक्स का एडमिशन हो रहा है. मेसर्स ली एंड लॉसन अर्नड प्रॉफिट्स ड्यूरिंग 2019 टू 2022. यानी कितने साल हो गए? 4 साल हो गए. तो अपने को 4 साल, पिछले 4 साल का प्रॉफिट्स का डेटा दिया हुआ है. 2019, 20, 21, 22, ये 4 साल के प्रॉफिट्स का डेटा अपने को दिया हुआ है. तो प्रॉफिट्स के डेटा को ऑब्जर्व करो. टेल मी, कैन यू सी एनी ट्रेंड? ट्रेंड मीन्स व्हाट? द the profits are increasing or decreasing, or you see no trend. It is increasing year by year. 2019 में the profit was 1,20,000, then 2020 1,25,000, 2021 1,30,000, 2022 1,50,000. यानी हर साल अपना प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहे. सो देर इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द प्रॉफिट्स. सो इन दिस केस व्हेन प्रॉफिट शो अ पर्टिकुलर ट्रेंड, when profits show a particular trend का मतलब क्या? Either the profits are always increasing year after year or the profits are decreasing every year. ठीक है, so when the profits show a particular trend, we find out the weighted average profits. दो टाइप का एवरेज होता है, एक है सिंपल एवरेज, एक है वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज कब यूज करते हैं? when the profits show a particular trend. Particular trend means either the profits are increasing year after year or the profits are decreasing year after year. So we use weighted average profits. ठीक है, when the profits do not show any trend, मतलब क्या? some years it is increasing, the other years it is decreasing. तो कभी increase कभी decrease, कभी खुशी कभी गम टाइप का चीज हो रहा है. so there is no trend. so in that case अपने क्या करेंगे? we use simple average. ठीक है, सो इससे लाइफ का एक वैल्यू पता चले. सो लाइफ में भी जब ऐसा कोई नो ट्रेंड टाइप का चीज हो, इंक्रीज डिक्रीज, सो वी कीप इट सिंपल टू लिव. है ना, ज्यादा वेटेज नहीं देना उसको, सिंपल रखना. तो सिंपल एवरेज, राइट. तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट यूज करेंगे. बट इन दिस सम प्रॉफिट्स आर शोइंग अ ट्रेंड, सो वी यूज वेटेड एवरेज. वेट्स कैसे असाइन करने हैं? कितने इयर्स का डेटा दिया हुआ है? 4 साल का डेटा दिया हुआ है. तो वेट्स मेरे क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3 एंड 4.
यानी अगर 6 साल का डेटा देता तो वेट्स मेरे क्या होते? 1 2 3 4 5 6। 5 साल का डेटा होता तो 1 2 3 4 5। ओके। अब 4 साल का इस क्वेश्चन में डेटा है, तो वेट्स मेरे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कौन से ईयर को कौन सा वेट असाइन करे, क्या डिसाइड किया था हमने लास्ट क्लास? सबसे जो रीसेंट ईयर है 2019 में से 2022 तक, सबसे रीसेंट कौन सा ईयर है? 2000। रीसेंट कौन सा ईयर है? 2000। लेटेस्ट इज 2022। सो लेटेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट असाइन करना है। सबसे ज्यादा वेट मेरे पास वेट 4 है, तो लेटेस्ट ईयर यानी 2022 को सबसे ज्यादा वेट असाइन करेंगे वेट 4। एंड सबसे पुराना जो साल है 2019, उसको सबसे कम वेट असाइन करेंगे वेट 1। ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वी शैल असाइन द वेट्स। यानी ईयर 2019 सबसे पुराना साल है, तो उसको सबसे कम वेट असाइन किया। 2022 सबसे लेटेस्ट ईयर है, तो उसको सबसे ज्यादा वेट असाइन किया। 4 साल का डेटा है, वेट्स 2 3 4 है, सबसे ज्यादा वेट 4 है। सो 2022 को वेट 4 असाइन किया एंड 2019 को वेट 1 असाइन किया। अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 इस तरीके से हमने वेट्स को पुट कर दिया है। ठीक है। सबसे लेटेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट क्यों असाइन किया, क्या बोला था लास्ट क्लास आपने? करेक्ट। लेटेस्ट ईयर सबसे करेंट डेटा अपने को प्रेजेंट करते हैं, वो एकदम करंट सिचुएशन बताता है कि करंट सिनेरियो में क्या प्रॉफिट अर्न कर रहा है बिजनेस, तो इसलिए सबसे ज्यादा उसको वेट असाइन किया। ठीक है। करंट न्यूज को ज्यादा वेटेज देंगे ना अपने, रादर देन 2 दिन पुराना न्यूज को, राइट? ओके। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है? समेशन डब्ल्यू एक्स बाई समेशन डब्ल्यू। हम लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, यानी एक्स इज फॉर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स आर माई एक्स, क्योंकि अपने को वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मैं लिखा दूंगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है। सो प्रॉफिट्स का वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है, यानी एक्स मेरा प्रॉफिट्स है, तो प्रॉफिट्स को अपने को वेट के साथ मल्टीप्लाई करके समेशन करना है, यानी ऐड करना है। ऐड करके जो टोटल आएगा उसको डिवाइड करना है समेशन डब्ल्यू से, यानी समेशन ऑफ वेट्स से। ठीक है। तो करके जो अमाउंट आएगा दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो एक बार हम ही कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो करो। हो गया तेरा? करो करो। सो ईयर मेरे कौन से हुए? 2019, 2020, 2021, 2022। ठीक है। प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स हर साल का प्रॉफिट्स बताओ। 1,20,000 आपने नोट किया है ना? बोलो। 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, 1,50,000, 1,50,000। ओके। देन अपने वेट्स असाइन कैसे किए? सबसे लेटेस्ट ईयर 2022 है, 4 साल का डेटा है, तो वेट्स आर 1 2 3 4। सबसे लेटेस्ट ईयर 2022, तो उसको सबसे ज्यादा वेट असाइन किया 4। एंड सबसे पुराना साल 2019, सबसे कम वेट 1। अकॉर्डिंगली 1 2 3 4। वेट्स मेरा डब्ल्यू है, हम लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट्स का निकालना है, यानी प्रॉफिट्स आर टेकन एज एक्स, तो हम लोग नेक्स्ट कॉलम में डालेंगे डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू एक्स मीन्स प्रॉफिट्स इनटू वेट। सो 1,20,000 into 1 is 1,20,000. 1,20,000 into 1 is 1,20,000. 1,25,000 into 2 is 2,50,000.
1,30,000 into 3 is 3,90,000, and 1,50,000 into 4 is 6 lakh. So total is 13,60,000. So this is my summation WX. समेशन का साइन पता है ना, समेशन WX. वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? लिखो एवरेज प्रॉफिट्स. In this case, we are calculating weighted average profits. So summation WX by summation W. Summation WX is 13,60,000. Summation W is weights column का total is 10. Okay, 10. 1 0 10. So my weighted average profit is 1,36,000. निकल गया ये पहला टास्क डन. अच्छा ठीक है. गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए प्रॉफिट्स को क्यों यूज करते हैं? यू टेल मी. गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए व्हाई डू वी यूज प्रॉफिट्स? यू टेल. मजा नहीं आया. गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए व्हाई डू वी यूज प्रॉफिट्स? I have an answer. हाँ नहीं वो हिंदी बंगाली जो आई कैन नॉट टॉक फ्लुएंट बंगाली बट आई कैन अंडरस्टैंड. ओके. अच्छा वो ग्रो करेगा क्योंकि गुडविल है मार्केट में बोलकर. करेक्ट. सो गुडविल हैज एन इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट्स. बाप रे. ठीक है. करेक्ट. करेक्ट. Sir. Absolutely. Yes. Joyita, tell me. So if a firm have good good profits, then it will have a goodwill, like goodwill. So that was my answer. तो आंसर आपको रिवर्स होना चाहिए. गुडविल है सो इट विल अर्न मोर प्रॉफिट्स. गुडविल हैज एन इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट्स. ठीक है. राइट. सो गुडविल वैल्यूएशन करने का जो मेथड्स है, तो उन मेथड्स में हम लोग प्रॉफिट्स को एज अ बेस यूज करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल. यानी गुडविल का जब वैल्यूएशन अपने कर रहे हैं उस वैल्यूएशन के मेथड्स में प्रॉफिट इज यूज एज अ बेस फॉर दिस रीजन. अंडरस्टूड? ओके. नेक्स्ट. ऑन 31st December 2022, ये मेरा क्लोजिंग डेट है. कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मेसर्स ली एंड लॉसन. व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? जो कैपिटल बिजनेस में लगाया है. बिजनेस में लगाने के लिए कैपिटल कहां कहां से आता है? कैपिटल लोन लेकर आ सकता है. ओनर अपना फंड्स इन्वेस्ट कर सकता है. हाँ शेयर्स, भाई वो तो ओनर्स फंड हो गया शेयर्स. राइट. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, लगाते हैं बिजनेस में, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड में काउंट होता है. साथ में अगर लोन लिया है बैंक से या किसी और जगह से लोन लिया है, सो दैट लोन अमाउंट लेता क्यों है? बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए. सो दैट इज अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मेसर्स ली एंड लॉसन? रुपीज 5 लाख. तो बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया उन्होंने? 5 लाख. ठीक है. तो ये एक डेटा हो गया. और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 20%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब बताओ. अच्छा वो बोल रहे हैं कि सर सपोज हर एक बिजनेस एंटिटी का अपना एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है. यानी ये पर्टिकुलर अगर अपने बिजनेस करते हैं तो इतना तो कमा ही लेंगे.
ठीक है, बिकॉज अगर अपने दुकान खोले हैं तो कस्टमर्स तो आएंगे, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो हमारा हाई ही जाएगा, बिकॉज हर एक बिजनेस का अपने एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, इतना रुपया लगाएंगे तो इतना रिटर्न आ जाएगा। बट यस, जिन बिजनेसेस का गुडविल होता है उनका रिटर्न इज मोर कंपैरेटिवली मोर। हाँ, तो उसका गुडविल है तो प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे इन दैट केस। बट गुडविल नहीं भी होगा तो एक बिजनेस एंटिटी एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न कमा लेता है अपने इन्वेस्टमेंट पर, बिजनेस में जो उसने रुपया लगाया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जिसका गुडविल नहीं है उतना मार्केट में, उसके पास भी कस्टमर्स आते हैं बट कंपैरेटिवली कम कस्टमर्स आते हैं, और जिसके पास गुडविल है उसके पास कंपैरेटिवली ज्यादा कस्टमर्स आते हैं। बट ऐसा नहीं कि गुडविल नहीं है तो कस्टमर्स आएंगे ही नहीं, कम आएंगे बट आएंगे। तो हर एक बिजनेस एंटिटी का अपना एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस में रुपया लगाया है तो इतना रिटर्न उसमें से निकल जाएगा, भले ही गुडविल ना हो फिर भी निकल जाएगा। हाँ, अगर गुडविल है तो ज्यादा निकाल पाएंगे। क्लियर? हाँ, ठीक है। तो दो डेटा और क्या मिला अपने को, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉलोइंग वेरियस मेथड्स। ठीक है, सो अपने इधर में लिख देते हैं, जो अपने को दो डेटा और दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कितना है करिश्मा? 5। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर इज 20%। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ इयर्स परचेज नहीं दिया हुआ है। सो लास्ट क्लास हमने क्या डिसाइड किया था, इफ नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज नॉट गिवन देन वी शैल टेक 3 और 4 years। हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। सो वी आर अज्यूमिंग दैट नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज 3 years। ओके, नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मीनिंग बताओ, शायद टेल मी। नंबर ऑफ इयर्स, कोशिश करो, नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मीनिंग। हम्म, ठीक है। ओके, थोड़ा थोड़ा जो मैंने बोला था उसका थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में आपसे आया। ठीक है, चलो, आई एम हैप्पी। यू टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ इयर्स परचेज? वो तो वही बोल दिया वो। नंबर ऑफ इयर्स परचेज मतलब आज के डेट में जो गुडविल है, गुडविल होने से क्या होता है, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट। अच्छा गुडविल अपने को प्रॉफिट्स देता है। तो आज के डेट में जो गुडविल है मार्केट में, जो मेरा रेपुटेशन है, वो रेपुटेशन होने के कारण, गुडविल होने के कारण, और कितने साल मेरे को इस तरीके से प्रॉफिट्स दे पाएगा। मतलब आज वो कितना कमा रहा है ऑन एन एवरेज बेसिस, ये बिजनेस एंटिटी का एवरेज प्रॉफिट इज 1,36,000। सो 1,36,000 का एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या, हर साल 1,36,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाता है, ये एवरेज प्रॉफिट है। तो आज के डेट में जो गुडविल है, वो गुडविल इस तरीके का प्रॉफिट और कितने साल दे पाएगा फ्यूचर में, तो लगभग 3 साल और दे पाएगा। तो 3 साल प्रॉफिट्स को मेंटेन कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ आज के डेट में जो गुडविल है। बिकॉज 3 साल में तो काफी कुछ चेंज भी हो जाएगा, न्यू कंपिटिटर्स कैन कम इन द मार्केट। तो उस समय हो सकता है कि अपने को डिफिकल्टी थोड़ा हो, तो प्रॉफिट्स का पिक्चर चेंज हो सकता है, अपसाइड भी हो सकता है, डाउनसाइड भी हो सकता है। ठीक है, बट आज के डेट में जो गुडविल है, वी एस्टिमेट दैट कि अगले 3 साल वो मेंटेन करके इतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेंटेन करके दे पाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे तो वी विल राइट अ नोट ऑल्सो, नोट, लेट अस अज्यूम
number of years purchase equal to 3. ठीक है. So method 1 is what? Method 1 is, लिखो, average profit method. Average profit method में how is goodwill computed? Goodwill is equal to, simple, बोलो, नहीं फॉर्मूला बताओ. एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. लॉजिकल टू अंडरस्टैंड. आज के डेट में जो गुडविल है वो अपने को 1,36,000 का प्रॉफिट देता है ऑन एन एवरेज बेसिस. ये और कितने साल मेंटेन कर पाएंगे? 3 years मेंटेन कर पाएंगे. तो गुडविल का वैल्यूएशन इज 1,36,000 इंटू 3, 4 विच lakh इज 8 1,36,000. 4 lakh 8,000. 4,08,000 is the amount of goodwill. Okay. रेडी? सुनो, ये वाले बिजनेस का, ली एंड लॉसन के बिजनेस का, ली एंड लॉसन जो बिजनेस में है उस बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%. यानी जो भी इस टाइप के बिजनेस में अपना रुपया डालेगा वो 20% कमाई लेगा. इवन इफ उसका अच्छा, इवन इफ गुडविल नहीं है उतना मार्केट में, रेपुटेशन नहीं है, नाम नहीं हुआ मार्केट में, अभी नाम नहीं हुआ है, तो वो भी 20% का रेट ऑफ रिटर्न कमा लेगा. ठीक है. ली एंड लॉसन ने अपने बिजनेस में कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय किया है? 5 लाख. ठीक है. तो 5 लाख पर 20% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 1 लाख रुपया. 5 लाख इंटू 20% इज 1 लाख. 1 लाख. यानी जो भी ली एंड लॉसन जिस बिजनेस में है उस टाइप के बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाता है तो 20% के हिसाब से 1 लाख रुपया साल का कमा ही लेगा. ये नॉर्मल प्रॉफिट है. नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी कोई भी इस टाइप के बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाया तो 20% के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 1 लाख रुपया कमा ही लेगा. ये नॉर्मल प्रॉफिट है. बट ली एंड लॉसन का एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट कितना हो जा रहा है? 1,36,000. यानी ली एंड लॉसन का ज्यादा हो रहा है. कितना ज्यादा हो रहा है? 36,000 ज्यादा हो रहा है. ये 36,000 क्या है? सुपर प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट. एंड ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों कमा पा रहा है ली एंड लॉसन? बिकॉज उनका मार्केट में गुडविल है. तो गुडविल आपको सुपर प्रॉफिट देता है. सुपर प्रॉफिट देने का मतलब इट गिव्स यू मोर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है. सो गुडविल वैल्यूएशन का द सेकेंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. ठीक है, लिखते हैं. चलो देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड. उसमें पहले अपने सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, बट सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए. नॉर्मल प्रॉफिट अपने कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 5 लाख. एनआरआर कितना है? 20%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो नॉर्मल प्रॉफिट इज 1 लाख. ओके. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट, एवरेज मतलब एक्चुअली में जितना प्रॉफिट होता है ऑन एन एवरेज बेसिस. सो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट is equal to super profit. 1,36,000 minus 1,00,000 is equal to rupees 36,000. Okay. And goodwill is equal to super profit into number of years purchase. ठीक है, हो गया, कर लिया. सुपर प्रॉफिट कितना है? 36,000. नंबर ऑफ इयर्स परचेज मेरा 3 है. 36,000 इंटू 3 इज 1,08,000. ठीक है. ओके, হয়েছে? ओके. थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड. ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड करते हैं. राइट. ओके, रेडी. सपोज ये बोलता है आपको बैंक में एक एफडी किया इसने. he says you that he has done an FD in bank और वहां से is earning every year rupees 10,000 interest. And interest का rate in SBI at present is say suppose for example say 10% per annum. तो वो क्या दो इंफॉर्मेशन दिया आपको कि उसने बैंक में जाकर एक फिक्स डिपॉजिट किया. इट्स एन इन्वेस्टमेंट. और वहां से उसको हर साल रिटर्न अमाउंट में कितना? रुपीज 10,000. ओके. एंड इंटरेस्ट का रेट इज 10%. So can you tell me what is the amount of fixed deposit that he has done? 1 lakh. ठीक है. हाँ, 1 लाख आया. 1 लाख कैलकुलेट करने का बेसिकली फंडा क्या? 10,000 बाय 10%. और रुपीज 1 लाख आया. अब थोड़ा सा डेटा को चेंज कर रहे हैं. डेटा कैसे चेंज किया हमने? ये बोल रहे कि मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट नहीं किया. मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके इन्वेस्टमेंट नहीं किया. तो आपने पूछा कैसे इन्वेस्टमेंट किया? बोला मैंने एक पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया. यानी मैंने बिजनेस में रुपया लगाया. एक ही बात है, बैंक में रुपया लगाए, बिजनेस में रुपया लगाए. इन्वेस्टमेंट कहां पर किया इसने? बिजनेस में रुपया लगाया. तो आपने पूछा बिजनेस से कितना साल का प्रॉफिट आ जाता है? तो वो बोलता है कि मेरे को लगभग ऑन एन एवरेज बेसिस 1,36,000 का एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है. एवरेज प्रॉफिट मतलब हर साल 1,36,000 के आसपास का प्रॉफिट आ जाता है बिजनेस में से. निकाल लेते हैं अपने एक्चुअल प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज 1,36,000 का आ जाता है, उसको मिल जाता है. और फिर जिस टाइप का वो बिजनेस में है वहां से नॉर्मली लोग 20% के रेट से प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है. तो उसने क्या दिया आपको? उसने क्या इंफॉर्मेशन दिया कि उसने रुपया फिक्स डिपॉजिट में ना इन्वेस्ट करके बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उस बिजनेस से उसको रिटर्न में ऑन एन एवरेज बेसिस 1,36,000 का प्रॉफिट निकल जाता है. और वो जिस टाइप का बिजनेस में है वहां से लोग आमतौर पर 20% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कमा लेते हैं. तो आपके अकॉर्डिंग उसने कितना इन्वेस्ट किया होगा? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही हैज मेड? 1,36,000 बाय 20%. एकदम सेम तरीके से कितना आ रहा है? 6,80,000. तो आपने बैक कैलकुलेशन करके निकाल लिया कि इन्वेस्टमेंट है 6,80,000. तो आपने उससे पूछा क्या तुमने अपने बिजनेस में 6,80,000 लगाया है? ये तो आपने कैलकुलेट किया है ना.
ये तो आपने कैलकुलेट किया बिकॉज आपको लगा कि अगर वो बिजनेस में से हर साल 1,36,000 कमा रहा है एक्चुअली में कमा रहा है वो ऑन एन एवरेज बेसिस। एंड जिस टाइप का बिजनेस वो करता है उस टाइप के बिजनेस में लोग नॉर्मली 20% का रेट ऑफ रिटर्न कमा लेते हैं। तो आपने क्या अंदाज क्या क्या कैलकुलेशन किया कि उसने जरूर 6,80,000 का कैपिटल एम्प्लॉय किया होगा अपने बिजनेस में, 6,80,000 का इन्वेस्टमेंट किया अपने बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट करना मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड है 6,80,000। तो आपने उससे क्वेश्चन किया क्या तुमने 6,80,000 लगाया, आपने क्या आंसर क्या आंसर इज नो। तो आपने पूछा तो कितना लगाया, कितना लगाया, 5 लाख लगाया, ठीक है, यानी कम कैपिटल लगाया। तो कम कैपिटल लगाकर भी सोचो, जहां पर लोग 1,36,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए उनको 6,80,000 का कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ये बंदा सिर्फ 5 लाख जितना कैपिटल लगाकर 1,36,000 कमा रहा है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, गुडविल हो सकता है, गुडविल हो सकता है। बिकॉज गुडविल होने से क्या होता है कि हम कम कैपिटल इन्वेस्ट करके भी सेम अमाउंट कमा सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। समझ में आया, राइट right. तो इसका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट, 5 लाख। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6,80,000। सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ गुडविल, 1,80,000। पार्टिसिपेट करो जैसे फर्स्ट क्लास किया था, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया ना मेरा। ठीक है कोई बात नहीं, कोई चाप मत लो, लिखो नॉर्मल नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट बाय एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट कितना है, हाँ, 1,36,000 is average profit, NR is 20%, so amount is 1,680,000। ये आपने निकाल कर दिया, बट उसने क्या बोला कि मेरा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ₹5 लाख जो दिया हुआ है। मतलब उसने एक्चुअली कितना कैपिटल लगा के रखा है, 5 लाख। तो उसने कम कैपिटल लगाया फिर भी 1,36,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। So this is only on account of goodwill. So goodwill is equal to normal capital employed minus actual capital employed, 6,80,000 minus 5 lakh is equal to ₹1,80,000। ठीक है, राइट। अब देखो, इससे पहले मेथड 2 में सुपर प्रॉफिट कितना का निकाला था, 36,000। अब ये काम करो, कैलकुलेटर में 36,000 मेरा सुपर प्रॉफिट निकला था, बाय एनआरआर करो। एनआरआर कितना है, 20%। सो 36,000 बाय 20% करके देखो कैलकुलेटर में कितना आ रहा है, 1,80,000 ही आ गया। देखो 20% इज व्हाट, 1/5। So 36,000 by 20% means 36,000 into 5, 1,80,000। So 1,80,000 देखो सेम अमाउंट आ गया। सो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग गुडविल कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, विच इज सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। सुपर प्रॉफिट 36,000 divided by NRR 20% is equal to 1 lakh 30
1,80,000। ठीक है, ओके। चलो, एक और मेथड है, एन्युटी मेथड। चलो लिखो, एन्युटी मेथड समझने के लिए अपने पास कुछ लिमिटेशंस है, बिकॉज हम लोग अभी तक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर नहीं किए। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर नहीं किए, तो वी आर बाउंडेड बाय सर्टेन लिमिटेशंस। तो अभी ये मेथड को मैं डिस्कस तो कर रहा हूं, लास्ट क्लास समझाया भी था। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को तो सॉल्व कर रहे हैं, बट ये थोड़ा आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंप्लीटली डाइजेस्ट कब हो जाएगा, व्हेन वी आर डन विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर, देन यू कैन कम बैक एंड रेफर दिस मेथड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड के अकॉर्डिंग हु कैन टेल मी हाउ डू वी कंप्यूट or how do we find out the valuation of goodwill? Very nice, back, you're back. So goodwill is equal to super profit into PVIFA. What is the full form of PVIFA, Upal? Factor of, very good, present value interest factor of annuity। ठीक है, ये लास्ट क्लास मैंने एक्सप्लेन किया था। PVIFA R परसेंट कॉमा N, R কত परसेंट? 20%, very good। N is number of years, কত number of years? 3, very nice। सो पीवीआईएफए 20% कॉमा 3 ले गए। सुपर प्रॉफिट कितना निकाला है? 36,000। उसको पीवीआईएफए 20% कॉमा 3 से मल्टीप्लाई करना है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी 20% कॉमा 3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, रहेगा डेफिनेटली एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, बट इस इलस्ट्रेशन में नहीं दिया हुआ है। तो पीवीआईएफए निकाले कैसे? ठीक है, कैलकुलेटर लेकर आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, सुनो। कैलकुलेटर लेकर आया, कैलकुलेटर में जीटी का फंक्शन है, जीटी है ना? जिन लोग अकाउंट्स का क्लास लेकर आए, अच्छा आपके कैलकुलेटर में जीटी का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब एक बार गंगा में डुबकी लगाने का टाइम आ चुका है। जीटी का फंक्शन है, चलो इसका पाप धुला हुआ। चलो, कैलकुलेटर में कैसे करना है, जैसा मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो एंड करो। प्रेस करो 1, डिवाइड का साइन, डिवाइडेड बाय 1.2। रुक जाओ, 1.2 टाइप किया, 1.2 टाइप किया, 1.2 क्यों बोला? 20% का डेसिमल इज 0.2, 1 प्लस 0.2 इज 1.2। ठीक है, सो 1 बाय डिफॉल्ट डिवाइडेड बाय 1.2, 1.2 का लॉजिक, 20% is the rate of return, decimal में 20% is 0.2, 1 plus 0.2 is 1.2, so divided by 1.2, then equal to कितना बार प्रेस करना है इसमें, नंबर ऑफ इयर्स कितना है? 3, so equal to 3 टाइम्स प्रेस करो, 1 2 3 किया, तो हर साल का पीवीआईएफ इसमें फीड हो गया कंप्यूटर कैलकुलेटर में। नाउ यू प्रेस जीटी, कितना है? 2.1065। ठीक है, सो दैट इज पीवीआईएफ 20% कॉमा 3। और बेटा हॉबी, हैव फेथ। ठीक है, सो कितना रहे? 2.1065। ठीक है, दिस इज पीवीआईएफ 20% कॉमा 3। सो अब फाइंड आउट करो वैल्यू, 36,000 इंटू 2.1025, सॉरी 65, 75,834।
Okay. So done with all the four methods for evaluation of goodwill complete. तो इससे हमारा रिवीजन भी हो गया है, ठीक है। अभी नाउ वी आर इन अ पोजिशन दैट वी कैन क्विकली टेक अप इलस्ट्रेशन 2, ठीक है। रेडी? अभी तो अपने ग्रिप में आ चुके हैं। ओके। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौर, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड मींस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो मेरे पास डेटा नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000 मिल गया है। ट्रेडिंग रिजल्ट्स, रिजल्ट्स मींस प्रॉफिट। रिजल्ट माने कि पास फेल। बिजनेस का पास फेल कैसे पता चलता है? बैलेंस शीट से ना। पास फेल मतलब प्रॉफिट या लॉस से। प्रॉफिट माने पास, लॉस माने फेल, ठीक है, करेक्ट। सो दिस इज ट्रेडिंग रिजल्ट। रिजल्ट माने पास फेल। बिजनेस का पास फेल इज प्रॉफिट और लॉस। ओके, सो प्रॉफिट और लॉस अपने को दिया हुआ है। अब रिजल्ट्स को देखकर यू टेल मी, आर दीज प्रॉफिट्स और लॉसेस शोइंग अ ट्रेंड? नॉट शोइंग अ ट्रेंड। व्हाई? बिकॉज बीच में एक लॉस आ गया। इसमें प्रॉफिट 40,000 का प्रॉफिट गिरा, गिर के फिर लॉस हो गया, लॉस होने के बाद फिर उठ गया। समझ में आया? राइट, क्लियर। तो अपने कौन सा सिंपल एवरेज लेंगे। सिंपल एवरेज में क्या करना है? सिंपली एड ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। एड ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। बट यस, लॉस को क्या करोगे? माइनस। माइनस करेंगे। तो कैलकुलेटर में करो 40,000 प्लस 36,000 माइनस, यस, 1,20,000 टोटल प्रॉफिट आया, डिवाइडेड बाय 4। 30,000 इज एवरेज प्रॉफिट। 40,000 plus 36 is 76 minus 6 is 70,000 plus 50,000 is 1,20,000. 1,20,000 by 4 is 30,000 is average profit. तो एवरेज प्रॉफिट मिल गया। ओके। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%. रेट ऑफ रिस्क रिटर्न on capital invested in business is 2%. कौन ये दो स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझा सकता है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10, कैसे निकलेगा वो? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%. रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज 2%. स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझाना है एंड ये स्टेटमेंट्स को यूज करके हम क्या निकाल पाएंगे वो बताना है। और रेट ऑफ जो रिटर्न है और कैपिटल, कुछ 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 है, तो कुछ कुछ का कुछ कुछ है। हाँ, अच्छा, दूसरा वाला स्टेटमेंट बताओ। आई अंडरस्टूड। फोर्थ पॉइंट, यस टेल मी। रिटर्न का इंटरेस्ट है ये। हम्म, व्हाट इज रिस्क रिटर्न? नहीं, व्हाट इज रिस्क रिटर्न का मतलब?
आ, सोचो जरा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो वो 10% दे दिया, तो उसको फिर घटाकर 8% क्यों करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% दिया है ना। बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं, मार्केट में एफडी का रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा है। एफडी करने के लिए बहुत सारे जगह जहां पर हम लोग फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। मतलब कहीं पर अगर अपने फिक्स डिपॉजिट जैसा कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर मेरे को अश्योरेंस मिलता है एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो वो 10% है। हाँ, तो वो ये जो रेट ऑफ रिस्क रिटर्न है इसका मतलब समझो। हम्म। नहीं, इसमें एकदम लास्ट में एक पॉइंट में ग्लिच आ गया। करेक्ट चल रहा था। नो नो, बाप रे। कंसेप्ट में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया जो बीजा के ऊपर से गया। नेक्स्ट बता, कोशिश करो। ये एकदम सही जा रहा है, बट ये बोल रहे कि बिजनेस में रुपया लगाया तो 12%। आई अंडरस्टूड, अग्रीड, ऑल ऑफ अस अग्रीड इनफैक्ट, कि बिजनेस में रुपया इन्वेस्ट किया तो 10 + 2 12% है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन बच गया कि रिस्क रिटर्न का मतलब क्या है। कि नहीं, 2% फ्लक्चुएटिंग है। 2% फ्लक्चुएटिंग नहीं है। हाँ, ये हुआ ना बात। जहां रिस्क है वहां क्या है, रिटर्न है। ठीक है, ये इश्क सोचिए। जहां रिस्क है वहां रिटर्न किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, इधर में रिटर्न प्रॉफिट के फॉर्म में। तो जहां पर अपने एक्स्ट्रा रिस्क लिए, एक्स्ट्रा रिस्क कैसे लिए, बिजनेस में रुपया लगाकर। एक्स्ट्रा रिस्क लेने से अपने को क्या मिलता है, एक्स्ट्रा रिटर्न। तभी तो आप जाकर रिस्क लोगे ना। अंडरस्टूड ना? यस और नो? तो बिजनेस में जब रुपया लगाते हैं, आर वी टेकिंग रिस्क, यस और नो? व्हाई यू आर टेकिंग रिस्क? बिकॉज वी लव टू प्ले विथ रिस्क। व्हाई यू आर टेकिंग रिस्क? फॉर वांट ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, for want of extra return. So extra risk gives you extra return. So this is risk return. Return for taking extra risk. Risk return. So rate of risk return on capital invested in businesses 2%. मतलब क्या है कि बिजनेस में रुपया लगाया है, टेकन a risk for which you want more return, and that extra return is 2%. So you get in total 10 + 2 12%। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आपका मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या है, कम से कम 10%। नहीं तो आई एम बेटर ऑफ मेकिंग फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट वेर आई अर्न अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर मैं बिजनेस में रुपया लगा रहा हूं, मेरे को कम से कम 10% चाहिए, नहीं तो मैं फिक्स डिपॉजिट कर बैठूं, कर दूं, है ना? बट अगर बिजनेस में रुपया लगा तो मेरे को 10% से ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो ज्यादा रिटर्न कितना मिल रहा है, 2%। यानी यस, 12% इस बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। मार्केट में किसी भी जगह फिक्स डिपॉजिट करते मेरे को एवरेज में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का मिल जाएगा। तो वही रुपया अगर हम किसी बिजनेस में लगाते, आई एम टेकिंग रिस्क। वाई? बिकॉज ज्यादा रिटर्न कमाना है, तो ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। कितना? 2%। यानी जो टाइप का बिजनेस हम करेंगे वहां से मेरे को 10 + 2 चाहिए, विच इज इक्वल टू 12%। सो ये मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है।
तो रिस्क रिटर्न का मीनिंग समझ में आया? क्या है रिस्क रिटर्न का मीनिंग? टेल मी। रिस्क रिटर्न का मतलब क्या है? ज्यादा रिस्क लेने पर जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, दैट इज कॉल्ड रिस्क रिटर्न। इसको अपने रिस्क प्रीमियम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिस्क प्रीमियम। ओके। Remuneration from alternative employment of the proprietor if not engaged in business. Rupees 6,000 per annum. Remuneration from alternative employment of the proprietor if not engaged in business. बिजनेस करके कितना प्रॉफिट कमा रहे वो? एवरेज में कितना निकाले थे अपने? एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला था? 30,000। बिजनेस करके 30,000 का प्रॉफिट हर साल कमा रहे। इफ इज नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस, he is employed somewhere else, alternative employment of the proprietor. तो if he is employed मतलब किसी के यहाँ चाकरी कर रहे हो, बिजनेस नहीं करेगा तो चाकरी करेगा, तो वहां से उसको रेम्यूनरेशन कितना मिल सकता है? 6,000 पर एनम। यानी बिजनेस करके उसको प्रॉफिट, यस वो बोल रहा है ये 6,000 उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ही इज सेइंग दैट 6,000 इज हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट में से प्लस या माइनस? माइनस। He says that 6,000 is his opportunity cost because if he is not engaged in business, he is into employment, चाकरी कर रहे हो, वहां से उसको रेम्यूनरेशन 6,000 का मिल रहा है, तो 6,000 उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कॉस्ट को अपने क्या करेंगे? प्रॉफिट में से लेस। तो 30,000 का प्रॉफिट आया था, उसमें से 6,000 को लेस कर देंगे। लेस करके जो अमाउंट आएगा कितना आ रहा है? 24,000। 24,000 आ रहा है। 24,000 आ रहा है। इसी को अपने यूज करेंगे फॉर गुडविल वैल्यूएशन पर एनम। क्लियर? ओके। चलो, तो अपने एक एक करके सारे डेटा को सजाते हैं। इलस्ट्रेशन 2। बोलो प्रॉफिट्स का अमाउंट बता, किसी ने नोट किया है? नहीं नहीं, मेरे को कैलकुलेशन शो करना है ना। हाँ, 40,000, 36,000। ओके, 50,000। 6,000 कितना था? 6,000 का लॉस। लॉस को माइनस डिवाइडेड बाय 4। ओके। चलो, और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। चलो, इसको नंबरिंग दे दो, 1
टू। कैलकुलेशन शो करना है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रिस्क रिटर्न। तो एनआरआर 12% है। ये सेकेंड इंफॉर्मेशन मिला। थर्ड, अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड? 1.5 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है। 1.5 लाख रुपया। ओके। ठीक है, चलो। अच्छा, करना क्या है? इस क्वेश्चन में तीन इंफॉर्मेशन मिल गया। एवरेज प्रॉफिट 24,000, एनआरआर 12%, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000। You are required to compute the value of goodwill on the basis of 5 years purchase of super profit of the business calculated on the basis of average profits of the last 4 years। तो अपने को सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है। यहां तक कॉपी किया है? करो करो फटाफट। सो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एंड नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो निकालो नॉर्मल प्रॉफिट। ओके। नॉर्मल प्रॉफिट इज रुपीज 18,000। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 माइनस 18,000। कहाँ गया ये? ले। क्या छोड़ो। बोलो। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है? 5। नंबर ऑफ इयर्स परचेज 5 है। 6,000 इंटू 5 इज 30,000। ठीक है। सो गुडविल इज
30,000 হয়েছে? ওকে, সো अभी नेक्स्ट we are going to understand the accounting treatment of goodwill. ठीक है, हमने अभी टॉपिक 1 कवर्ड किया, that is valuation of goodwill. The next topic in this chapter is accounting treatment of goodwill. अकाउंटिंग मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे अपने, राइट। पार्टनरशिप के केस में गुडविल का वैल्यूएशन और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का नीड, रिक्वायरमेंट कब अराइज होता है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नेक्स्ट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, admission cum retirement of a partner, death of a partner. One more situation is there, dissolution में तो बिजनेस खत्म हो रहा है, change in profit sharing ratio. What is admission of a partner? A new partner joins the existing partnership business. Retirement of a partner, an existing partner exits, retires from the partnership business. Admission cum retirement, a new partner admits into the business and an old partner retires from the business. यानी एक पार्टनर आता है बिजनेस में और दूसरा पार्टनर बिजनेस से रिटायर कर जाता है. नेक्स्ट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर. डेथ और रिटायरमेंट में क्या डिफरेंस है? करेक्ट. रिटायरमेंट के केस में वो खुद की खुशी से बिजनेस में से निकलता है एंड डेथ के केस में वो ऊपर वाला की मर्जी से बिजनेस में निकलता है. यही फर्क है. ठीक है, समझ में आया? एंड नेक्स्ट सिचुएशन इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या? जो पार्टनर्स है उन लोग आपस में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के लिए जब डिसाइड करते हैं, तो इन सब सिचुएशंस में गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जरूरत होता है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है. उसका 4 मेथड्स हमने डिस्कस कर लिया. अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि इन सब सिचुएशंस में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का जरूरत क्यों होता है? Why there is a need for doing accounting treatment for goodwill in these situations? क्यों एडमिशन के टाइम में देयर इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन? क्यों रिटायरमेंट या रिटायरमेंट का एडमिशन या डेथ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जरूरत क्यों पड़ता है? सिचुएशन वाइज आपको आंसर नहीं करना है, बट यू हैव टू आंसर इन जनरल कि व्हाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन. Profit sharing. नो, वे अपने वैल्यूएशन नहीं कर रहे बिजनेस का. यस बोलो. हाँ, जोयता वाज सेइंग राइट. बोलो. अरे So like profit sharing, like what is the value of the assets value? That's all. नहीं, एसेट्स वैल्यूएशन हो गया. प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग के पॉइंट पर थोड़ा सा यू नो जोर देकर अपने इसका आंसर कर पाएंगे. एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. वो होता है जब कोई भी नया पार्टनर आता है, पुराना पार्टनर जाता है बिजनेस से, तो एग्जिस्टिंग एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता है. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. बट अभी अपने गुडविल में टिके हुए. सो गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों होता है? एक पॉइंट मेरे को जोयता से मिला है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस उतना उसने कमेंट किया. तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा स्ट्रेस देकर इफ वी कैन आंसर माय क्वेश्चन.
एडमिशन के टाइम क्या चेंज इन प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है? आंसर इज यस। पहले 2 पार्टनर से शेयर करते थे, अब 3 पार्टनर से शेयर करेंगे। क्या रिटायरमेंट के केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है? आंसर इज यस। पहले 4 पार्टनर से शेयर करते थे, अब केवल 3 पार्टनर से शेयर करेंगे। रिटायरमेंट कम एडमिशन में भी होता है। डेथ के केस में होता है, पहले 3 पार्टनर से शेयर करते थे, अब केवल 2 पार्टनर्स शेयर करेंगे, एक पार्टनर का डेथ हो जाएगा। एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का तो मतलब वही है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज। तो आपने एक कॉमन फैक्टर इन सब सिचुएशंस में आइडेंटिफाई कर पाए। समझ में आया ना? ये जो डिफरेंट सिचुएशंस है, एडमिशन, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट कम एडमिशन, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन सब सिचुएशंस में एक कॉमन फैक्टर है, देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द पार्टनर्स। There is a change in profit sharing ratio between the partners. So whenever there is a change in profit sharing between the partners, because ये सारे situations में goodwill का accounting treatment होता है, but ये सारे situations different है, but in सभी different situations में one thing which is common is there is a change in profit sharing. Now आप connection set करो, treatment of goodwill का होना एंड प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज का होना को कनेक्ट करके आंसर करने का कोशिश करो। अच्छा, सम पार्टनर्स में गेन whenever there is a change in profit sharing, कुछ पार्टनर्स को गेन होता है, कुछ पार्टनर्स अपना शेयर को सैक्रिफाइस करते हैं। कुछ पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट में गेन करते हैं, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, जो पहले था उससे इंक्रीज हो जाता है, दे गेन, एंड सम पार्टनर सैक्रिफाइस। देन वो तो रिजल्ट हुआ, चेंज इन प्रॉफिट का रिजल्ट, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग का होने का कॉन्सिक्वेंस हुआ, वो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्लस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के बीच में कनेक्शन सेट करके मेरे को आंसर करो कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों होता है। गुडविल का वैल्यूएशन का बेस क्या है? हम्म, नहीं, हाँ, नहीं नहीं, कैपिटल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कैपिटल और पीएसआर का कोई कनेक्शन नहीं है। इवन इफ एक पार्टनर विच इज इन्वेस्टिंग the larger amount of capital may get a small share in the profit. That is also possible. That possibility is there. So उसका कोई कनेक्शन नहीं। गुडविल के वैल्यूएशन का क्या बेस है? प्रॉफिट्स। गुडविल के हर एक मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के केस में प्रॉफिट्स वाज यूज्ड एज द बेस। एंड ये जो अलग अलग सिचुएशंस हमने बताया, उसमें देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, जिसमें सम पार्टनर्स आर sacrificing, some partners are gaining. अब पूरा आंसर मिल गया अपने को। गुडविल के वैल्यूएशन का बेसिस प्रॉफिट, गुडविल का अल्टीमेट इंपैक्ट बिजनेस के प्रॉफिट्स पर होता है। तो गुडविल के वैल्यूएशन के टाइम हम ये देखते हैं कि आज के डेट में जो गुडविल है बिजनेस का, उसके बेसिस में आने वाले कितने सालों तक बिजनेस इसी रफ्तार से एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा पाएगा, राइट? बट आने वाले सालों में तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के कारण प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज होता है, रिटायरमेंट के कारण प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, रिटायरमेंट का एडमिशन, डेथ के केस में चेंज होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज होता है। सो आने वाले सालों में तो इन सब सिचुएशंस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा। एडमिशन होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज होगा, रिटायरमेंट, एडमिशन कम रिटायरमेंट, डेथ, जो भी है,
सब में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा। समझ में आ रहा है? जिसमें कुछ पार्टनर्स विल सैक्रिफाइस, कुछ पार्टनर्स विल गेन, यानी कुछ पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा, कुछ पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा। तो गुडविल, गुडविल के वैल्यूएशन का बेस इज व्हाट? प्रॉफिट। तो गुडविल के वैल्यूएशन के टाइम हम क्या देखते हैं कि आज के डेट में जो गुडविल है उसके बदौलत आने वाले सालों में, यस, कितने सालों तक ये प्रॉफिट मेंटेन हो पाएगा, और आने वाले उन्हीं सालों में प्रॉफिट्स के शेयरिंग में चेंज हो गया है, जिसमें कुछ पार्टनर्स गेन किए, कुछ पार्टनर्स सैक्रिफाइस किए। तो जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्या करेंगे? कॉम्पनसेट करेंगे फॉर देयर लॉस ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट्स, which we call as share of goodwill, because goodwill has an ultimate impact on the profits. समझ में आ रहा है? सो जो गेनिंग पार्टनर्स है दे विल कॉम्पनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। एक लास्ट टाइम कनेक्शन सेट करके दे रहा हूं, अब कैप्चर कर लो, ठीक है? ठीक है, एक लास्ट टाइम। सो गुडविल के वैल्यूएशन का बेस इज प्रॉफिट। गुडविल के वैल्यूएशन के टाइम हम ये देखते हैं कि गुडविल होने के कारण आज के डेट में जो एवरेज प्रॉफिट्स बिजनेस कमा रहा है वो और कितने आने वाले सालों में कमा पाएगा इसी तरीके से। बट इन आने वाले सालों में एडमिशन होने के कारण, रिटायरमेंट होने के कारण, डेथ होने के कारण या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के कारण पार्टनर्स के बीच में जो शेयर प्रॉफिट शेयरिंग है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो चेंज हो गया है। तो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, जिसमें कुछ पार्टनर्स आर सैक्रिफाइसिंग, मतलब उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो रहा है, जो पहले था उससे कम हो रहा है, एंड कुछ पार्टनर्स आर गेनिंग, यानी उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो पहले था उससे बढ़ रहा है। तो इन दैट केस जो गेनिंग पार्टनर्स है, जिन लोग प्रॉफिट शेयरिंग में गेन कर रहे हैं, जिनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, द गेनिंग पार्टनर्स will compensate the sacrificing partners for the loss of share of profit by bringing in their share of goodwill, जिसको हम बोलते हैं, ये बुक्स में अपने देखते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अपने को अलग अलग चैप्टर्स है ये, बट सब चैप्टर के लिए फंडा एक ही है। फंडा इज व्हाट? फंडा इज व्हाट? द गेनिंग पार्टनर्स will compensate the sacrificing partners. Why? For the loss of share of goodwill. Because उन लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, तभी जाकर गेनिंग पार्टनर्स ने गेन किया है, इसलिए कॉम्पेंसेट करना है। बिकॉज जब गुडविल बना बिजनेस का तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग था। जब गुडविल का वैल्यूएशन अपने किए तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग था। फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के कारण। तो जब गुडविल का वैल्यूएशन हुआ था तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग था। तो जब गुडविल बना बिजनेस का, जब गुडविल का वैल्यूएशन किया तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग था। होने के बाद फ्यूचर में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के कारण प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है। तो क्या गेनिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट नहीं करना चाहिए टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स? समझ में आ रहा है ना? आज जब कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है बिजनेस में, तो वो जो नया पार्टनर है वो तो बना बनाए बिजनेस में अपना पांव घुसा रहे हैं। बना बनाए बिजनेस का मतलब कि ऑलरेडी उस बिजनेस का मार्केट में गुडविल है, बन चुका है। तो एक बना बनाए बिजनेस में आप खुद ही सोचो, खुद पार्टनर बन के सोचो, आपने 10 साल कड़ी मेहनत करके बिजनेस खड़ा किया अपने एक पार्टनर के साथ। अब उस बिजनेस में एक थर्ड पर्सन घुसता है, तो मन में एक बार तो आएगा ही
कि अब मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा। आज 10 साल में जिस मुकाम में हम बिजनेस को लाकर खड़ा किए हैं, कंपेयर द प्रॉफिट्स, आज के डेट में जो एवरेज प्रॉफिट है एंड 10 साल पहले जो प्रॉफिट होता था, डिफरेंस है, बड़ा है प्रॉफिट। इन 10 सालों में प्रॉफिट कई गुना बढ़ा है एंड कई गुना बढ़ने के पीछे हमारा मेहनत है। हमने गुडविल बनाया है बिजनेस का, और इसी बिजनेस में आज एक नया प्रॉफिट एंटर कर रहा है, एडमिशन ले रहा है। तो इस बनाए बने बिजनेस में हमारा शेयर कम हो रहा है, यानी जिस शेयर के लिए हमने इतना मेहनत किया वो शेयर अपने को कम मिलेगा। तो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तभी ना जाकर वो गेन करेगा, तभी ना उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। उसको थोड़ी ना इतना 10 साल का मेहनत करना पड़ेगा, जो नया पार्टनर है उसको। उसको तो 10 साल बना बना बिजनेस का जितना प्रॉफिट होता है उसमें शेयर इंस्टेंट मिल रहा है। तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करेगा, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करेगा। तो वो उससे पूछता है। कौन पूछता है? नया पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर को पूछता है, ओल्ड पार्टनर्स को पूछता है। जो नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या पूछता है कि तुम्हारा आज की डेट में जो गुडविल का वैल्यूएशन है, तुम्हारा आज की डेट में जो गुडविल है, जिसके बदौलत तुम आज की डेट में इतना अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट कमा लेते हो, ये और कितने साल मेंटेन हो पाएगा? तो इन लोग आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगले 3 साल ये और चल पाएगा। बिकॉज अपने 3 साल का ही प्रिडिक्शन कर पाएंगे, शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन ही कर पाएंगे। बिजनेस में कभी प्रिडिक्शन प्रोजेक्शन लॉन्ग टर्म का नहीं हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में अपने 3 साल या 4 साल का ही कर पाएंगे। तो अपने बोलते कि 3 या 4 साल ये और इस तरीके से मेंटेन हो पाएगा। बिकॉज फ्यूचर में सिचुएशंस में चेंज, हमारा प्रॉफिट्स बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। बिकॉज मैक्रोइकोनॉमिक लेवल में भी देयर सर्टेन फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द बिजनेस, माइक्रो मैक्रो बोथ, माइक्रो मैक्रो बोथ इकोनॉमिक्स, ठीक है, अफेक्टिंग द बिजनेस। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो पिछले 3 साल का गारंटी टाइप का आप बोल सकते हो उसको। तो इसका मतलब नया पार्टनर बोलते हैं, इसका मतलब हम मेरे आने के कारण तो आप लोग का पिछले 3 साल में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए वो कम हो जा रहा है, तो चलो मैं आपको कॉम्पेंसेट कर देता हूं। तो द गेनिंग पार्टनर इज कॉम्पेंसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सो एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल में ही और चल पाएगा। तो क्या निकला? अपना गुडविल ही तो निकला ना। तो जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लाकर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देगा, और वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अपने बीच में कैसे बांट लेंगे? जिस रेशियो में उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, दैट इज इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये प्रैक्टिकली जब करेंगे और क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब रहस्य पूरा क्लियर हुआ पार्टनरशिप का। यस और नो? कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों होता है? हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा है, क्लास 12 में किया अपने पार्टनरशिप। बट व्हाई देयर इज एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन के चैप्टर में किया, रिटायरमेंट के डेट के केस में किया, बट क्यों किया हर चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये शायद नहीं पता होगा। पहले हमें ट्रीटमेंट करना आता है, एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, डेथ के टाइम ट्रीटमेंट करना आता है, सीखा हमने क्लास 12। बट क्यों करते हैं ट्रीटमेंट? ये सिचुएशन तो अलग अलग है, बट सभी सिचुएशन में गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज इन सभी सिचुएशंस में एक कॉमन फैक्टर है, इन सारे सिचुएशंस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है। ठीक है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट करने से बेसिकली क्या होता है? द गेनिंग पार्टनर्स आर कॉम्पेंसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फॉर देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट बाई ब्रिंगिंग देयर शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल मतलब क्या? नेक्स्ट 3 इयर्स में जो प्रॉफिट होगा, जिसमें वो अपना, जिसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो लेकर आता है। जिसमें वो गेनिंग पार्टनर गेन कर रहे हैं वो लेकर आता है। आई होप समझ में आया? हाँ, क्लियर है? यस श्वेता, टेल मी। अपर्णा, बोलो। Yes, sir, clear.
यस सर क्लियर। हम्म, इधर open the door, uh, this side, the first door. So there are various styles of accounting treatment of goodwill. ठीक है, वो अपने की करके डिस्कस करेंगे. बेसिकली फंडा क्या रखना है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, sorry, the gaining partners compensate the sacrificing partners. क्या बोला मैंने? Gaining partners compensate the sacrificing partners. एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना और बताना. ये जो कॉम्पेंसेशन का खेल है, क्या ये पार्टनर्स का आपस का मामला है या इसमें फर्म भी इन्वॉल्व है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये जो गेन और सैक्रिफाइसिंग का खेल है, कुछ पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, देन गेनिंग पार्टनर्स कंपेंसेट कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को फॉर द लॉस ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो जो सैक्रिफाइसिंग और गेन का खेल है, ये सिर्फ पार्टनर्स के बीच में ही है या फिर फर्म भी इन्वॉल्व है? फर्म भी इन्वॉल्व है पार्टनर्स के बीच में. हाँ, पार्टनर्स के बीच में फर्म भी इन्वॉल्व है पार्टनर्स के बीच में. हाँ, आप नोटा वोट कर दिया, नोटा, नन ऑफ दी अबव. ठीक है, ओके. तो ये सिर्फ पार्टनर्स के बीच का खेल है, बिकॉज पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं. सो गेनिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट कर रहा है. फर्म का इसमें कोई खेला नहीं है. फर्म के बुक्स में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड हो सकता है, बट अल्टीमेट कोर कॉन्सेप्ट क्या अपने को लेना है कि गेन और सैक्रिफाइस का जो खेला है, ये सिर्फ पार्टनर्स के बीच में ही है. मतलब ये जो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करेंगे, तो वो उनके पार्टनर्स के बीच में होगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में. फर्म में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. डेफिनेटली अगर पार्टनर्स चाहे तो इसका ट्रीटमेंट फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर सकते हैं, बट नोवेयर इज फर्म इन्वॉल्व्ड एज सच, बिकॉज ये फर्म के साथ कोई ट्रांजैक्शन वाला चीज नहीं है. दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन विद द फर्म. के क्लियर है? कोई છે? ठीक है, तो अपने इलस्ट्रेशन, अब अपने एक एक करके इलस्ट्रेशंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे, एंड देन through the help of the illustrations we shall understand the different styles of accounting treatment. बट अपने को दो कोर कॉन्सेप्ट याद रखना है. दो कोर कॉन्सेप्ट क्या है? गुडविल का ट्रीटमेंट होता क्यों है? बिकॉज गेनिंग पार्टनर्स को चेंज करना, कॉम्पेंसेट करना है टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. ठीक है. गुडविल का ट्रीटमेंट होता क्यों है? Because whenever there is a change in the profit sharing due to admission, retirement come admission, death, or change in profit sharing ratio, some partners gain, some partners sacrifice. So gaining partners sacrifice, compensate. The gaining partners compensate the sacrificing partners. So gaining partners compensate the sacrificing partners. Number two, ये गेनिंग और सैक्रिफाइस का जो खेल है वो सिर्फ पार्टनर्स के बीच में है. ठीक है, ये दो कोर कॉन्सेप्ट याद रखना. आप देखोगे वी आर स्टार्टिंग विथ
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का चैप्टर, उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट कम एडमिशन, डेथ के केस में कितना स्मूथ हो जाएगा, इस टॉपिक को लेकर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, बिकॉज एक बार इसको इसी चैप्टर में सीख लेंगे तो बाकी जो चैप्टर्स आएंगे एडमिशन, रिटायरमेंट एंड ऑल, उसमें केवल इसका एप्लीकेशन ही हो, कोई स्ट्रेस नहीं होगा उसमें। रेडी? तो वी आर स्टार्टिंग विथ इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन वाइज अपने डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को साथ साथ लॉजिकली समझकर डिस्कस करते करते सीखेंगे। रेडी? The following is the balance sheet of yellow and green as at 31st December 2022. ये बैलेंस शीट अपने को दिया हुआ है येलो एंड ग्रीन का। ओके, द पार्टनर्स have shared profits and losses in the ratio 3:2. On the above date, Black was admitted. Admission of a new partner. As a result, कौन सैक्रिफाइस कर रहे हैं? Yellow and green are sacrificing partners and black is the gaining partner. यानी अब अपने को न्यू पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की भाषा में बात नहीं करना है। हम लोग को हर चैप्टर में किस भाषा में बात करना है? गेनिंग पार्टनर्स एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हु इज द गेनिंग पार्टनर? ब्लैक। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स येलो एंड ग्रीन। ओके, so black was admitted as partner, so who will compensate to whom? Who will compensate to whom? Black will compensate to yellow and green. Black is gaining partner will compensate to the sacrificing partners yellow and green. Why are yellow and green sacrificing partners? Because due to admission of black, their share of profit will come down. Okay, chalo. So black was admitted as partner on the condition that he would pay rupees 20,000 as capital. So 20,000 as capital के लिए entry is very simple. It is bank account debit to black's capital लिखो. इससे ठीक है, एंट्रीज बाद में लिखते हैं, चलो डिस्कस कर लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल 20,000. Goodwill was to be valued at 3 years purchase of the average of 4 years profit which were. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन पहले पता होना चाहिए। बोलो, 4 साल का प्रॉफिट का डेटा देखकर बताओ, ट्रेंड, नो ट्रेंड? यस, नो ट्रेंड, सो सिंपल एवरेज। सो 4 साल का प्रॉफिट का टोटल करके बाय 4, सिंपल एवरेज, राइट? हो गुडविल का वैल्यूएशन इज एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 इयर्स परचेज। करो, 9,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000 इज इक्वल टू 48,000, वही तो, बाई 4, 12,000 आ रहा है एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 इयर्स परचेजेस 36,000। सो गुडविल का वैल्यूएशन नंबर 1 लिखो, इलस्ट्रेशन 3 कॉपी में आ जाओ। या राइटिंग? चलो, नाउ टेल मी, यस यू उपल, बोलो, टेल मी द अमाउंट्स। 9,000 प्लस देन 12 एंड 13 ना, एक ही बात है, चलो बाय 4 कितना आ रहा है? हाँ, 48,000 बाय 4 इज 12,000। Goodwill is equal to average profit into number of years. नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना है? चलो, गुडविल का वैल्यूएशन निकल गया। अच्छा, टेल मी वन थिंग, टोटल गेन
is equal to total sacrifice, true or false? Total sacrifice, always true or sometimes true? Always true. टोटल गेन इज इक्वल टू टोटल सैक्रिफाइस, ये तो यूनिवर्स का रूल ही है. दिस इज नॉट रूल ऑफ दिस पार्टनरशिप, इट इज यूनिवर्स रूल. अदरवाइज इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना? मतलब द प्रॉफिट इज टेकन एज वन, प्रॉफिट इज टेकन एज वन यूनिटी, उसको पार्टनर्स लोग आपस में शेयर करते हैं 2/4, 1/4, 1/4 करके ऐसे. सो प्रॉफिट इज टेकन एज वन यूनिटी. उसमें जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाता है, but sum total of all the shares of profit is always is 1. So one unity is constant. So अगर वो चीज है then total gain is equal to total sacrifice. यानी जो गेनिंग पार्टनर्स का गेन है उसका सम टोटल इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का जो सैक्रिफाइस है उसका सम टोटल. तो कैसे? वो अपने कंसेप्ट समझ में आया ना? राइट? क्लियर है? अभी प्रूफ हो जाएगा. हर एक सम में इसको अपने देखेंगे, हर एक सम में इसको देखेंगे. ठीक है? अभी देखो, ब्लैक के एडमिशन के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6:5:5. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? ग्रीन एंड येलो. सैक्रिफाइसिंग मतलब उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा ब्लैक के एडमिशन के बाद. तो उनका सैक्रिफाइस अगर मेरे को निकालना है, करेक्ट, इट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बिकॉज न्यू रेशियो कम हो गया है, न्यू शेयर कम हो गया है. सो सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ठीक है? तो आप लोग लिखो, कॉपी में लिखो आप लोग. 0.2 करके ना, 0.1 में गुडविल निकाला, अब सैक्रिफाइस. आप लोग इसको कॉपी में लिखोगे. नहीं नहीं, सैक्रिफाइस is different, sacrificing ratio is different. What is the connection? When you express the sacrifices in a ratio, then it is sacrificing ratio. कैसा भी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा. तो sacrifice लिखो is yellow's sacrifice is equal to old share, PSR मत लिखना, old share minus new share. अब येलो का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5. 3:2 था, तो 3/5. येलो का न्यू शेयर कितना है? 6 + 5 = 11, 16. बोलो. 6/16. तो व्हाट इज द सैक्रिफाइस? 80 ले लिया कॉमन. हाँ, 18/80 is the sacrifice of yellow. Okay. What is the sacrifice of green? You're able to understand. Logo. Old share is 2/5, new share is 5/16. बोलो. कितना आ रहा है? 7/18. 7/80. 7/80. 80. ओके. अभी दो चीज बता रहा हूं मैं. येलो से सैक्रिफाइस इज 18/80.
ग्रीन से सैक्रिफाइसेस 7/80। दोनों के सैक्रिफाइसेस का टोटल करो, कैलकुलेट टोटल सैक्रिफाइस, लिखना नहीं इसको। टोटल सैक्रिफाइसेस 18/80 प्लस 7/80 इज इक्वल टू 25/80। लिखना नहीं है इसको, दिस इज टोटल सैक्रिफाइस। टोटल सैक्रिफाइस adding up the sacrifices of all the sacrificing partners. Sacrifice of yellow plus sacrifice of green, 18/80 plus 7/80 is 25/80. Reduce karo 5/16. So total sacrifice is 5/16. New partner is black. Uska new share is what? 5/16. तो ब्लैक का एडमिशन हुआ है, तो ब्लैक ने शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन किया, तो व्हाट इज ब्लैक्स गेन? 5/16। ये हर एक सम में अपने करेंगे टिल दैट ऑफ अ पार्टनर, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, प्रोग्राम्ड हो जाएगा। सो टोटल सैक्रिफाइस इज इक्वल टू टोटल गेन। सो ब्लैक्स गेन इज 5/16, टोटल सैक्रिफाइस इज ऑल्सो 5/16। नाउ अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रेशियो मीन्स व्हाट? दोनों पार्टनर्स के सैक्रिफाइस का रेशियो। येलो का सैक्रिफाइस इज 18/80, ग्रीन का सैक्रिफाइस इज 7/80, रेशियो इज 18:7। दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। হয়েছে? तो लिखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन येलो एंड ग्रीन इज इक्वल टू 18:7। क्लियर है? समझ में आया? ओके, ये लिखा आपने कॉपी में लिखा। अब ब्लैक का एडमिशन हो रहा है, ब्लैक इज गेनिंग पार्टनर, सो गेनिंग पार्टनर विल compensate the sacrificing partners for their loss or share of profit। ये compensation कैसे दिया जाता है? ब्लैक अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा, ब्लैक विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, बिकॉज गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया गया? अभी तक जो एवरेज प्रॉफिट कमाते आए हैं इनटू दैट मेनी नंबर ऑफ इयर्स, जितने के लिए ये प्रॉफिट्स मेंटेन हो पाएगा आने वाले सालों में। तो उसमें ब्लैक का एडमिशन हुआ है, तो ब्लैक वो प्रॉफिट गेन कर रहा है फ्रॉम येलो एंड ग्रीन, तो ब्लैक को कॉम्पेंसेट करना है टू येलो एंड ग्रीन बाय ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। हिज शेयर ऑफ गुडविल का मीनिंग, हिडन मीनिंग क्या है? ब्लैक इज कॉम्पेंसेटिंग येलो एंड ग्रीन बाय ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल का मीनिंग क्या है? ब्लैक फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है उसमें अपना शेयर लाकर पहले से येलो एंड ग्रीन को दे रहा है। यही तो मीनिंग हुआ ना, यही तो मीनिंग हुआ। ब्लैक इज कंपेंसेटिंग येलो एंड ग्रीन फॉर द लॉस ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाउ? ब्लैक ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल लाने का मतलब क्या? फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा जिसमें ब्लैक को शेयर मिलेगा, वो प्रॉफिट वो पहले से लाकर येलो एंड ग्रीन को दे रहे हैं, तभी तो उसका लॉस कॉम्पेंसेट होगा ना, शेयर ऑफ लॉस कॉम्पेंसेट होगा। क्लियर? समझ में आया ना? सेट हुआ दिमाग में? तो नेक्स्ट 3 में लिखो ब्लैक्स शेयर ऑफ गुडविल। बताओ ब्लैक से शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का अमाउंट कितना था? 36,000। 36,000, उसमें ब्लैक का शेयर कितना होगा? 5/16, तो कितना हो गया? It is 11,250. 11,250, 11,250, यानी ब्लैक 11,250 लाकर देगा।
कॉम्पेंसेट करेगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स येलो एंड ग्रीन। तो ये 11,250 येलो एंड ग्रीन आपस में कैसे बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। भैया जो जिस रेशियो में सैक्रिफाइस किया उसी रेशियो में बांटेगा, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा 18:7 है। ठीक है, सो अंडरस्टूड, क्लियर है? इसमें फिर ऐसे एरो बना के लिखो, ऐसे एरो बना के लिखो, येलो विल गेट 11,250 का 18/25, वेरी गुड। एंड ग्रीन विल गेट 11,250 का 7/25। एक कैलकुलेटेड ट्रिक छोटा सा बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनो और कैच करने का कोशिश करो। पहले हमेशा डिवीजन का काम करना है। कैलकुलेटर निकालो, चलो। 11,250 डिवाइडेड बाय 25 करो, 450 आया, 450 आया। अब इंटू 18 इक्वल टू प्रेस करो, 8,100 आ गया। यहां तक तो हमें भी आता था। अब कैलकुलेटर का ट्रिक ध्यान से सुनना, खाली 7 प्रेस करो, डू नॉट पुट एनी साइन, एसी वेसी कुछ नहीं, सिर्फ 7 प्रेस करके इक्वल टू प्रेस करो। समझ में आया? कितना आया? 3,150। ये सब आएगा और आएगा, क्लियर है? टाइम सेव गया नहीं, पहले डिवीजन का काम कर लो एंड देन इनटू करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 इक्वल टू प्रेस करने से हो जाए। इक्वल टू प्रेस किया तो ये आया 8,100। फिर 7 इक्वल टू प्रेस करने से 3,150 आ जाएगा। कैलकुलेटर नहीं है आज में नेक्स्ट क्लास से, पुनः असुविधा। ठीक है, अच्छा। हम्म, ठीक है। येलो एंड ग्रीन का शेयर मिल गया मेरे को। अब क्या लिखा हुआ है इसमें? गिव जर्नल एंट्रीज। एक तो कैपिटल का जर्नल एंट्रीज देना अपने को। क्या एंट्री पास होगा उसके लिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल 20,000 वो आता है, वो बचपन में सीखा था। बैलेंस शीट बनाकर देना है, बना देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आने वाला आगे क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन? इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी दिस इज स्टाइल 1 ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। स्टाइल 1 में क्या बोल रहा है? गुडविल का जो ट्रीटमेंट करना है वो थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है। गुडविल का जो ट्रीटमेंट करना है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है। अब मेरे क्वेश्चन आंसर्स का रैपिड फायर चल रहा है। गेनिंग पार्टनर कौन है? ब्लैक। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स येलो एंड ग्रीन। सो ब्लैक कॉम्पेंसेट करेगा किसको? येलो एंड ग्रीन को। तो येलो एंड ग्रीन को कॉम्पेंसेशन मिलेगा, तो वो जो कॉम्पेंसेशन उनको मिलेगा वो कहां डाल देना है? क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? येलो एंड ग्रीन के कैपिटल अकाउंट में डालना है। तो इससे क्या होगा? येलो एंड ग्रीन का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। एंड जब कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो अपने क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा अकाउंट करोगे? ब्लैक। कॉम्पेंसेट कौन कर रहा है? ब्लैक। तो कॉम्पेंसेशन के कारण ब्लैक का कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, वो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट उन लोग किधर डालेंगे? कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। इससे कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज होता है तो कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हैं। ये कॉम्पेंसेशन दे कौन रहा है? ब्लैक।
सो उसे ब्लैक कॉम्पेंसेशन दे रहा है तो कैपिटल अकाउंट में से काटना, बिकॉज लिखा हुआ है गुडविल इज एडजस्टेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट हम लोग ब्लैक के कैपिटल में से काट लेंगे। काटने का मतलब कैपिटल लेस डिक्रीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सो ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू येलो एंड ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट। क्या इससे हम एक बात पे सहमत हो सकते हैं? बताना। whenever treatment of goodwill is made through capital adjustment, whenever treatment of goodwill is made through capital adjustment, then there is only one single entry, which is gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account। करेक्ट है? तो ये फंडा याद रखना है, बिकॉज ये फंडा पार्टनरशिप के बाकी सारे चैप्टर्स में ऐसे ऐसे यूज हो जाएगा। तो अपने को क्या रखना है, अगर गुडविल का ट्रीटमेंट थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट होता है तो एक ही एंट्री पास होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? सो गेनिंग पार्टनर यानी ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,250 टू येलोज कैपिटल 8,100 टू ग्रीन्स कैपिटल 3,150। ठीक है, सो दो एंट्रीज पास करके दो। लिखो पहले जनरल एंट्रीज। आगे कैपिटल एंट्री पास হবে না, এটা আলাদা এন্ট্রি আছে। ব্ল্যাক যেটা ক্যাপিটাল ইউজ করছে 20,000 টাকা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্ল্যাকস ক্যাপিটাল, अमाउंट 20,000। देन गुडविल के लिए अपर्णा जो था बताओ, इंटरेस्टिंग लग रहा है फाइंडिंग द डिफरेंस मतलब क्लास 12 में जिस तरीके से हमने पढ़ा था एंड अभी जिस लेवल में अपने समझ रहे हैं, हाँ डिफरेंस सर। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लियरली यस आवाज सर। नहीं? यस। सो ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो था बोलो। 11,250। जोता से मैंने फीडबैक पूछा, जोता टोल्ड मी द अमाउंट 11,250। ओके, नरेशन इज वेरी सिंपल। पहला एंट्री का नरेशन इज बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्लैक, सेकंड एंट्री का नरेशन इज बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट। दैट इज इट फॉर्मेलिटीज के लिए। Can we merge this both journal and write together? नो, नेवर। Okay, sir. ठीक है, बैलेंस शीट अपने ड्रॉ कर लेंगे, बैलेंस शीट अपने ड्रॉ कर लेंगे। यस और नो? बैलेंस शीट में इधर में मैं चेंजेस करके दे रहा हूं, आप साथ में ड्रॉ करते रहो। बोलो कैश एट बैंक का फिगर कितना हो जाएगा? कितना कितना हो जाएगा वो बताओ। 30,000 हो जाएगा। 10,000 आगे ছিল, 20,000 ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, কত হয়ে গেছে? 30,000। সান্ড্রি অ্যাসেটসে কোনো চেঞ্জ আছে না, ট্রেড পেয়েবলসে কোনো চেঞ্জ আছে না, কোনো ট্রানজাকশন হয়নি। ক্যাপিটালে, ক্যাপিটাল একটা ব্ল্যাক চলে এসছে। अब ব্ল্যাক का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना होगा? ব্ল্যাক ইন্ট্রোডিউস করেছিল 20,000 টাকা, ইয়েস, ওখান থেকে 11,250 ডিডাক্ট হয়ে গেছে, তাহলে কত? समझ में ना क्या हो रहा है? यस कौन बोला? 8750, ब्लैक का 8750 एंड येलो का
25,000 प्लस 8,100, ऐसे ब्रैकेट्स में करके लिखना है। इसका कितना है, प्लस कितना, 3150, 31,000 राइट। येलो का 31,000, 33,100, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, 33,100, 23,150। देखो बैलेंस शीट मैच किया। है ना, क्योंकि अपने प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं ना, तो एक चीज मैच करने के एक थोड़ा सा एक हल्का सा चीज मैं बता रहा हूँ। जैसे इसमें 20,000 इंक्रीज हुआ, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इधर में 20,000 आया। फिर इधर में 8,100 और 3,150 इंक्रीज हुआ, इधर में 11,250 माइनस हो गया। ठीक है, बेसिकली इसको अपने ऑफिशियली क्या बोलता है, अकाउंटिंग इक्वेशन लगाया। मजा आ रहा है अकाउंट्स में, है ना। चलो, कहाँ दिक्कत है, आश्चर्य किंतु, बोलो। Yellow's capital 33,100, Green's capital 23,150, Black's capital is 8,750. Total is how much? 85,000. হয়েছে এবার? चलो, हुआ? ओके देन, हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, बट डेफिनेटली अपने को टारगेट करना है कि अपने नेक्स्ट क्लास आने से पहले रिवाइज करके, वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल हार्डली टेक 15-20 मिनट्स टू रिवाइज। रिवीजन कंसिस्टेंट बेसिस में रहेगा तो क्लासेस को हम लोग जल्दी जल्दी अच्छे से समझ पाएंगे। चलो देन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर, बाय।